नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। तो राजधानी दिल्ली के अंदर भी पेट्रोल के दाम अब 100 रुपए प्रति लीटर होने वाले हैं। मगर आगे कार्यक्रम में जाके जब मैं आपको बताने वाला हूं कि देश भर में इस वक्त पेट्रोल के दाम क्या हैं, आपकी होश फाख्ता हो जाने वाले हैं। मगर उससे पहले कि मैं पेट्रोल की और उससे जुड़ी राजनीति की चर्चा करूं, मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं इस वक्त चीन अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बना रहा है। खबर क्या है, तस्वीर के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। रॉयटर्स की खबर है, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अबव अर्थ चाइना मेड हिस्ट्री विद द फर्स्ट स्पेस वॉक आउटसाइड इट्स ट्यांगोंग स्टेशन। चाइना का एक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है ट्यांगोंग, और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि चाइना अपने इस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक कर रहा है। यानी कि इस तरह से चीन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं जानता हूं भक्तों की बुद्धि इतनी सी होती है और अब वो कहेंगे, गद्दार तू चीन की तारीफ कर रहा है। मुद्दा वो नहीं है। 2014 से पहले हमारी प्रतिस्पर्धा थी चीन के साथ, ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब हमारी प्रतिस्पर्धा किससे हो रही है, मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह खबर क्या कहती है, मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किन लोगों की फहरिस्त में आ गए हैं, वो आपके स्क्रीन पर एक एक करके आएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन ऑन्ग ह्लियांग और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, और इनके अलावा 32 और लोग। यह खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर, RSF नेम्स प्राइम मिनिस्टर मोदी अमंग्स 37 प्रेडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम विद किम जोंग उन एंड इमरान खान। यानी कि ये वो लोग हैं जो अपने अपने देशों में प्रेस की आजादी को कुचल रहे हैं। मकसद मेरा सिर्फ यही था आपको बतलाना कि चीन जो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और हम यहां जिस तरह से अपने देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बदनाम नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह की खबरों से देश का नाम बदनाम हो रहा है। और आप जानते हैं 180 देशों की फहरिस्त में इस वक्त अगर हम प्रेस की आजादी की बात करें तो भारत का स्थान 142वां है। कल वो शख्स जो आदिवासियों के लिए लड़ता था, दलितों के लिए लड़ता था, वो शख्स जो लगातार NIA से, अदालतों से यह गुहार कर रहा था कि मुझे एक सिपर चाहिए क्योंकि मैं पानी नहीं पी पा रहा हूं, मुझे स्ट्रॉ चाहिए, मगर 20 दिन तक उन्होंने उससे कुछ नहीं किया। वो आदमी जेल के अंदर सड़ गया, कोरोना से मर गया। यह सवाल है हमारे मानवाधिकार पर, यह सवाल है हमारे लोकतंत्र पर, और अब हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जी हां, मुंह नहीं मोड़ सकते। दुनिया सवाल कर रही है, विपक्ष सवाल कर रहा है, और मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या बयान दिया है जो आपकी स्क्रीन पर है। फिल इन द ब्लैंक। मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है, PSU PSB की अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार डैश है। अब जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार फेल है। फिल इन द ब्लैंक के अलावा, फेल के अलावा कोई शब्द नहीं होता। यहां कई सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में है पेट्रोल के दाम। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि इस वक्त अगर आप अलग अलग शहरों में पेट्रोल के दाम देखेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक एक करके आ रहा है दोस्तों। दिल्ली, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 99 रुपए 86 पैसे पेट्रोल, 89 रुपए 36 पैसे। मुंबई में 106 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच गया है, और 96 रुपए 91 पैसे डीजल है। कोलकाता 100 रुपए पहुंच रहा है, 99 रुपए 84 पैसे। डीजल की बात करें तो 92 रुपए 27 पैसे। चेन्नई 100 रुपए 75 पैसे, और डीजल की बात करें 93 रुपए 91 पैसे। बेंगलुरु में 103 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है, और 94 रुपए डीजल के दाम है। हैदराबाद में भी 103 रुपए 78 पैसे, और डीजल की बात करें तो 97 रुपए 40 पैसे। पटना में 102 रुपए पहुंच गया है पेट्रोल। भोपाल में 108 रुपए पहुंच गया है। जयपुर में 106 रुपए 64 पैसे। लखनऊ में 96 रुपए 99 पैसे, और तिरुवनंतपुरम में भी आप देख सकते हैं पेट्रोल जो है वो 100 के दाम को पार कर चुका है। और आप जानते हैं सबसे दुख की बात है कि ये सरकार पेट्रोल के दाम पर सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करती है और कुछ नहीं करती है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं इस शख्स से, हमारे पेट्रोल मंत्री। जब इनसे सवाल पूछा गया था सर्दी के वक्त कि भाई पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने मौसम का बहाना ढूंढ लिया था। सुनिए माननीय पेट्रोल मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। उस वक्त उन्होंने कहा था कि भैया सर्दी है इसलिए पेट्रोल के दाम ज्यादा हैं।
अरे धर्मेंद्र प्रधान जी, अब तो गर्मी है, देखिए पंडित जी को पसीने आ रहे हैं। क्या कहा था आप सुनिए, किस तरह से ये लोग देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने का थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होता है थोड़ा घटेगा। और बात यहां नहीं रुकती, इनके एक और सांसद है नोएडा से, महेश शर्मा। ये तो इसका दोष मढ़ रहे थे कांग्रेस के ऊपर, सुनिए क्या कह रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का भाव आप भी जानते हैं, ये हमारी सरकार की देन नहीं है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। जब इन्होंने इसके प्राइस को अंतर्राष्ट्रीय प्राइस के प्राइस इंडेक्स से लिंक किया था, तो वह दर अब किसी सरकार या किसी मंत्री के हाथ में नहीं है। एक व्यवस्था जो कांग्रेस सरकार की बनाई हुई थी, उसी के तहत आज इसके दर बढ़ रहे हैं। दरअसल यहां पर ये जो टूल किट का यहां पर अनुसरण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये टूल किट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था इस साल की शुरुआत में, जब उन्होंने कहा था कि पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं और मध्यम वर्गीय परिवारों का इसका बोझ इसलिए है क्योंकि पिछली सरकारों ने जो फ्यूल पर भारत की निर्भरता है, उसके आयात पर जो हमारी निर्भरता है, उसे खत्म नहीं किया। यानी कि 7 साल से आप क्या कर रहे थे सत्ता में? 7 साल से आप क्या कर रहे थे सत्ता में? आपको सत्ता में किस लिए बिठाया गया है? कि आप मन की बात करें, देश की जनता को गुमराह करें, देश की जनता में बंटवारा करें। अब चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं तो आप हिंदू मुस्लिम करें। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि पेट्रोल के नाम पर इनके नेता किस तरह से देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। अब इनके एक प्रवक्ता हैं सारिका जैन। सारिका जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने क्योंकि पेट्रोल के दाम कम कर दें। सुनिए क्या कह रहे हैं। नमस्कार भाइयों, एक बात आप सब लोगों से बताना चाहती हूँ कि जिन भाइयों को लगता है कि मोदी जी प्याज, टमाटर, लहसुन और पेट्रोल के लिए आए हैं, तो वो सब दूर ही रहे, क्योंकि मोदी जी आए हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। मोदी जी आए हैं भारत से 370 हटाने के लिए। मोदी जी आए हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए। आपने देखा, सारिका जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। विश्व गुरु, आतंकवाद का खात्मा, 370 को हटाया जाना। अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, चलिए विश्व गुरु की बात करते हैं। विश्व गुरु बन गया भारत। आज की तारीख में हमारे मानवाधिकार को लेकर, अभी भी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया कि प्रेस की आजादी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती अब इमरान खान, किम जोंग उन, व्लादिमीर पुतिन, ईरान, सीरिया के साथ हो रही है। तो हम विश्व गुरु बन गए। दूसरी बात, ये 2 खबर देखिए दोस्तों, एक एक करके आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर। भारत ने, वो हिंदी में एक शब्द है ना, चौड़े होकर जनवरी में बोल दिया था या फरवरी में बोल दिया था कि हम दुनिया भर में लोगों को वैक्सीन देंगे। और इसके अंतर्गत हमने बाकायदा एक करार भी किया था। हमने कहा था कि हम आप सबको वैक्सीन देंगे। उसके अंतर्गत इन 2 देशों पर, भूटान और श्रीलंका को, हमने कहा था कि हम आपको वैक्सीन देंगे। अब जैसे ही भारत के अंदर कोरोना बढ़ गया, कोरोना की दूसरी लहर आई, तो हमने उस करार पर रोक लगा दिया। आज की तारीख में भूटान के बदतर हालात हैं। वो दुनिया भर से भीख मांग रहा है कि हमें भारत ने वादा किया था कि वो वैक्सीन देगा, मगर अब भारत हमें वैक्सीन नहीं दे रहा है। तो ऐसे हम विश्व गुरु बन गए। हमने जो कमिटमेंट की थी, उस कमिटमेंट को हमने पूरा किया। चलिए, आप सलमान खान नहीं है, मान लिया, मगर उस कमिटमेंट को तो पूरा करना चाहिए था ना। श्रीलंका आज की तारीख में पहली डोज हम उन्हें दे चुके थे। जब दूसरी डोज की बारी आई तो हाथ खड़े कर दिए भारत ने। अब श्रीलंका जा रहा है चीन के पास। आप मुझे बताइए ना दोस्तों, हमारे आसपास जो हमारा घुर विरोधी है चीन, हमारे तमाम पड़ोसी आज की तारीख में चीन के पास जा रहे हैं। ये भारत के लिए अच्छा है क्या? ये भारत के लिए अच्छा है? आज की तारीख में भूटान हमें अनाप शनाप बातें कर रहा है। श्रीलंका में आप जाइए, लोग जो हैं हम पर उंगली उठाते हैं। तो ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? मैडिसन गार्डन्स में या मैडिसन स्क्वायर में भारतीय जनता के सामने भाषण देने से या अब की बार ट्रंप सरकार कहने से विश्व गुरु नहीं बन जाता है देश। विश्व गुरु बनने के लिए नियत होती है। विश्व गुरु बनने के लिए आपको दुनिया को यह प्रमाणित करना होता है कि मानवाधिकार के मुद्दे पर आप मजबूत हैं। आप अपने देश में सवालों की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि जिस रिपोर्ट का जिक्र मैंने आपके सामने किया उसमें यही लिखा हुआ है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जो धन्ना सेठ हैं उनके साथ गाढ़ी दोस्ती की है और उस गाढ़ी दोस्ती के जरिए वो पत्रकारों पर दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो तमाम धन्ना सेठ हैं, अंबानी हो, अडानी हो, ये जो तमाम लोग हैं उनका कब्जा है न्यूज चैनल्स पर। अब जाहिर सी बात है कोई भी पत्रकार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल करेगा तो ये जो औद्योगिक घराने हैं उन पर दबाव बनाएंगे, तो वो सवाल कैसे करेगा? और अगर आप फिर सवाल करेंगे तो आपको न्यूज चैनल से निकाल दिया जाएगा, अखबारों से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से बदनामी हो रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं सारिका जी से, क्या देश इस तरह से विश्वगुरु बनेगा? फिर वो कहती है 370 हटाने के लिए। अरे वाह, कुछ दिनों पहले आपने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सबको आतंकवादी बताकर नजरबंद करा दिया था धारा 370 हटाने के बाद। अमित शाह ने खुद इन्हें गुपकर गैंग बताया था। उसके बाद आप इन्हीं लोगों को दिल्ली में बुलाकर बातचीत करते हैं और इनसे कहते हैं कि हां, हम आने वाले दिनों में राज्य जो है उसका जो ओहदा है जम्मू कश्मीर का वो बहाल कर देंगे। तो फिर आपने उसे दो फाड़ करके उसे यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया? दिक्कत क्या है? ये जो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करना जानती है। वो सिर्फ चुनाव जीतना जानती है और उसके सारे कदम उसी के इर्द गिर्द होते हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने, मुझे याद है साल 2015 की बात थी, देश की जनता को कहा था कि पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, और ये इसलिए कम हुए क्योंकि मेरा नसीब अच्छा है। क्या तुम ऐसे शख्स पर एतबार करोगे जो बदनसीब है? पहले मैं चाहता हूं आप सुनिए 2015 में दिया गया बयान। मुद्दा था दिल्ली का चुनाव। सुनिए। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? प्रधानमंत्री मुझे बताइए ना, मैंने आपको बाकायदा आंकड़ा दिखाया, 105 रुपए प्रति लीटर। और अब मुझे बताइए ना, कौन खुशनसीब है और कौन बदनसीब है? और मैं जानता हूं दोस्तों इनका प्रचार तंत्र क्या कहता है। इनका प्रचार तंत्र हमसे यह कहता है कि देखिए, तेल के दाम या पेट्रोल के दाम तो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही कहा, मगर इनके मुंह पर यह सबूत तमाचा मारना आप। खबर क्या है पहले मैं आपको बताता हूं। द प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल हैज रिजन बाय 47.1% टू अबाउट $76.2 पर बैरल फ्रॉम $51.8 पर बैरल। बिल्कुल सही कहा था बीजेपी ने कि पहले कच्चे तेल के दाम थे $51.8 प्रति बैरल और अब 47% की बढ़ोतरी हो गई है, वो है $76.2 प्रति बैरल। मगर अब मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, पीछे चलते हैं, साल 2013 की तरफ चलते हैं। साल 2013 में कच्चे तेल की कीमत थी आपके स्क्रीन पर $101 प्रति बैरल, और उस वक्त भारत में पेट्रोल की कीमत थी ₹63.09 प्रति लीटर। और आज के हिसाब से अगर हम उसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड करें तो वो हो जाएगा ₹76.06 प्रति लीटर। यानी कि आज के हिसाब से भी, यानी कि 2013 के हिसाब से भी ये सरकार हमें ₹24 महंगा पेट्रोल बेच रही है। कितना मूर्ख बनाओगे जी? उस वक्त जब कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे तब भी मुझे ₹63 में पेट्रोल मिल रहा था, और आज आप हमें पेट्रोल दे रहे हैं ₹107 प्रति लीटर में। कितना मूर्ख बनाइएगा देश की जनता को? दुर्भाग्य की बात यह है कि यह देश और यह पॉलिटिकल पार्टी और इसका ध्यान सिर्फ चुनावों की तरफ है, और अब ये पूरी तरह से केंद्रित हैं चुनावों को लेकर, क्योंकि कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है दोस्तों।
मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री मोदी और नड्डा साहब का यह विचार होगा कि हमें उन लोगों को मंत्रिमंडल में लाना चाहिए जिन्होंने या तो अलग अलग राज्यों में तख्ता पलट में हमारी मदद की, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, तो हमें ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में लाना चाहिए जो इस राज्य के रहने वाले हैं। और मैं इस पार्टी को दोष नहीं देता हूं दोस्तों, इन्होंने आपकी नब्ज पकड़ ली है। हमने सबने देखा कि इस देश के अंदर वैक्सीन को लेकर सरकार ने बहुत देर से कदम उठाए। अन्य देशों ने मई 2020 में कदम उठा लिया था और हमने जनवरी में जाके कदम उठाया, वो भी गिनी चुनी 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर। अन्य वैक्सीन को लेकर हमने बाद में जाके आंखें खोली। फिर हमने देखा ऑक्सीजन टेंडर जारी करने में इन्होंने 8 महीने का वक्त लगा दिया, यानी कि महामारी की घोषणा आपने मार्च में कर दिया था कोरोना को, और ऑक्सीजन को टेंडर आपने जारी कब किया? अक्टूबर 2020 को। यानी कि हमने देखा कोरोना को लेकर इस सरकार का काम शर्मनाक था, वाहियात था। बावजूद इसके यह सरकार गलत बयानी करती है मीडिया का इस्तेमाल करके। हमें भारतीय जनता पार्टी की इस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है राम मंदिर बनाना। अरे राम मंदिर के नाम पर वो उनका जो ट्रस्ट है उसमें कथित घोटाला चल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? और जब इनके जो नुमाइंदे हैं नृपेंद्र मिश्रा, जिन्हें लगाया गया है वहां पर, उनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं चंपत राय से सवाल पूछिए। आज की तारीख में मेरे जैसे लोग राम मंदिर ट्रस्ट में घोटाले का सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हमारे संत कर रहे हैं, बड़े बड़े संत कर रहे हैं, स्वरूपानंद सरस्वती कर रहे हैं, शंकराचार्य कर रहे हैं। उन्हें भी आप राम विरोधी बताएंगे? उन्हें भी आप कांग्रेस का पैरोकार बताएंगे? बताइए। जो भी आप पर सवाल उठाए वो राम विरोधी है, देश विरोधी है। मगर ये जो पेट्रोल के बढ़ते दाम है, ये आपके मुंह पर तमाचा है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल के बढ़ते दाम नहीं है, ये बतला रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी देश को संभालने में किस कदर नाकाम रही है। हकीकत ये है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप आए दाएं बाएं करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे, आप फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे, और यही वजह है कि आप ओवैसी को बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ आगे कहते हैं कि हम ओवैसी जी का जवाब देंगे, ओवैसी जी का जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि यह आपको सूट करता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर ओवैसी बनाम योगी हो जाए, क्योंकि जैसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम होगा, भारतीय जनता पार्टी की जेब में 300 सीटें होंगी। क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि असली मुद्दों पर चुनाव हो। आप नहीं चाहते हैं कि कोरोना के अंदर जो आपकी आपराधिक उदासीनता रही है उस पर चुनाव हो। आप नहीं चाहते हैं कि आपने किसानों की जिस तरह से बेइज्जती की उस पर चुनाव हो। आप नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर उस पर चुनाव हो, जो हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि जैसे ही आप धर्म का धतूरा चटाते हैं, जनता सब कुछ भूल जाती है। दोष जनता का है, मैं मानता हूं, मगर आप भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को क्या सीख दे रहे हैं, यह भी सोचिएगा। बेबाक पे बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।